हेलो एवरीवन, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक फिलो। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 9th की हिंदी का चैप्टर 5 जिसका नाम है नाना साहब की पुत्री मैना देवी को भस्म कर दिया गया। और इस कहानी की लेखिका है चपला देवी। यह कहानी कोई कल्पना पर आधारित कहानी नहीं है, बल्कि यह एक सच्ची घटना पर आधारित एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को हिंदू पंच के बलिदान अंक से लिया गया है और ये कहानी, ये घटना सन 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम की एक घटना है। जी हाँ, 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम की एक घटना। आप जानते हैं हमारी आज़ादी की नींव जो रखी गई थी वह सन 1857 के विद्रोह से ही रखी गई थी। उसके बाद अनेक विद्रोह हुए, अनेक आंदोलन हुए। उसके बाद सन 1947 में जाकर हम सबको आज़ादी प्राप्त हुई। तो उसी वक्त की यह घटना है जब हम प्रथम स्वाधीनता संग्राम हुआ था। तब धुंधुपत नाना साहब कानपुर के पास बिठूर के राजा थे और उन्होंने अंग्रेजी शासन का विरोध किया था। और रानी झांसी, जी हाँ, झांसी की रानी के बारे में आप जानते ही हैं, उनके मुंह बोले भाई थे धुंधुपत नाना साहब। उन्होंने झांसी की रानी और अन्य क्रांतिकारियों का साथ दिया था, जिसके कारण अंग्रेजी सैनिक विद्रोह को कुचलते हुए कानपुर से बिठूर जा पहुंचे और नाना साहब के महल को लूटकर जला डाला। उस वक्त उस महल में उनकी पुत्री मैना देवी भी थी। उसने अंत तक हार नहीं मानी और वे शहीद हो गई। जी हाँ, 1857 के विद्रोह के बारे में लिखते हुए लेखिका बताती हैं कि विद्रोह में असफल धुंधुपत नाना साहब जब कानपुर से भागने लगे तब वे जल्दबाजी में अपनी पुत्री मैना को ना ले जा सके और उस देवी को अंग्रेजी सैनिकों ने बड़ी क्रूरता के साथ जला डाला। वह दृश्य कठोर हृदय को भी भावुक कर देने वाला था। अंग्रेजी सैनिकों ने विद्रोही नाना साहब के महल को लूटने के इरादे से कानपुर से बिठूर जा पहुंचे और संपत्ति हड़प लेने के बाद महल को तोप के गोलों से गिरा देने का निश्चय किया। तभी महल के बरामदे में एक सुंदर कन्या आ जाती है और सभी सैनिक उसे देखकर चौंक जाते हैं और वह कन्या महल को तोप के गोलों से ना गिराने की प्रार्थना करती है और महल की रक्षा के विषय में कहते हुए तर्क देती है कि इस स्थिर मकान का क्या दोष। दोषी तो वे हैं जिन्होंने शस्त्र उठाए थे, जिन्होंने हथियार उठाए थे। इस मकान का क्या दोष है? ये तो ईंट पत्थर से बना मकान है, इसे गिराकर क्या हासिल होगा? परंतु अंग्रेजी सैनिक उस देवी जैसी लड़की की, उस सुंदर लड़की की एक बात नहीं सुनते। तभी वे अंग्रेजी सेनापति जनरल कमांडर है को पहचान लेती है कि आप तो कमांडर हैं, मैं आपको जानती हूँ। आपकी पुत्री मेरी सखी थी, मेरी सहेली थी। और वे अपना परिचय देते हुए बताती है कि मैं नाना साहब की पुत्री हूँ। और जनरल कमांडर है यह सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वह भी मैना को पहचान लेते हैं कि हाँ, तुम तो मेरी बेटी मेरी की सहेली थी और मैं भी तुम्हें अपनी बेटी की तरह ही मानता था। और वे भी नाना साहब के घर में आया जाया करते थे। उसके बाद जनरल कमांडर है की सहानुभूति मैना के साथ होती है, परंतु वे एक अंग्रेजी कमांडर भी हैं, इसलिए उन्हें अपना कर्तव्य भी निभाना था। तो वे अपने कर्तव्य से कैसे पीछे हटते? तो वे महल को बचाने का कोई उपाय ढूंढते हैं। उसी वक्त जनरल आउटरम वहां पर आ जाते हैं और वे कहते हैं गुस्से में कि अभी तक महल को गिराया नहीं गया। तो जनरल कमांडर है पूछते हैं क्या महल को बचाने का कोई उपाय नहीं है? तो जनरल आउटरम कहते हैं कि हाँ, एक उपाय तो है कि हम लंदन की सभा में तार भेज सकते हैं। अगर वहां से ऑर्डर आ जाए तो हम इस महल को नहीं गिराएंगे। और इस बात को सुनकर जनरल है दुखी हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। और इतने में लंदन की सभा से एक तार आता है। उस तार में लिखा होता है कि नाना साहब से संबंधित कोई भी प्रतीक चिन्ह नहीं बचना चाहिए। और इसको पढ़ते ही जनरल आउटरम महल को तुड़वाने के लिए सैनिकों को ऑर्डर देते हैं। तभी देखते हैं कि मैना जो नाना साहब की पुत्री थी वह वहां पर नहीं है और अंग्रेजी सैनिक मैना को पूरे महल में ढूंढते हैं, परंतु वह कहीं पर भी नहीं मिलती। इसके बाद गुस्से में आकर सारे सैनिक महल को तोप के गोलों से तोड़ देते हैं। 1 घंटे में पूरा महल ढेर बन जाता है। जी हाँ, पत्थर के ढेर में तब्दील हो जाता है एक पूरा महल। और उसके बाद एक सभा होती है लंदन में जिसमें जनरल है का एक तार मिला होता है। जी हाँ, जनरल है जो होते हैं वह एक प्रार्थना पत्र भेजते हैं क्योंकि उनकी सहानुभूति मैना के साथ थी, क्योंकि वह भी उसे अपनी पुत्री के समान मानते थे।
परंतु सभी अंग्रेजी सैनिक उस सभा में उनका मजाक बनाते हुए कहते हैं कि वृद्धावस्था में ये एक सुंदर कन्या से मोहित होकर अपना कर्तव्य भूल गए हैं। विद्रोही नेता धुंधुवत नाना साहब के पुत्री के साथ सहानुभूति दिखा रहे हैं। लगता है इन्हें प्रेम हो गया है उस कन्या से। तो लंदन की सभा से फिर से एक आदेश पास किया जाता है कि जनरल हे के सामने ही नाना साहब की पुत्री मैना देवी को फांसी पर लटका दिया जाए। और तभी न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट छापी जाती है कि नाना साहब के महल को गिरा दिया गया है, परंतु उनकी पुत्री का अभी तक कोई पता नहीं चला है। उसके बाद एक दिन आधी रात को मैना देवी अपने महल के टूटे हुए ढेर पर बैठकर रो रही होती है। तभी अंग्रेजी सैनिक किसी की रोने की आवाज सुनकर वहां पर आते हैं। उनमें जनरल आउटरम भी होते हैं और जनरल आउटरम मैना देवी को पहचान लेते हैं कि यह तो नाना साहब की पुत्री है, और वे उसके हाथ में हथकड़ियां डाल देते हैं। और मैना देवी जनरल आउटरम से आग्रह करती है, अपनी आखिरी इच्छा प्रकट करती है कि मैं जी भरकर इस ढेर पे बैठकर रोना चाहती हूँ, परंतु जनरल आउटरम उसकी एक नहीं सुनते और कठोर हृदय वाले जनरल आउटरम उसे गिरफ्तार कर कानपुर के किले में ले जाते हैं। उसके बाद अंत में एक फिर से रिपोर्ट छापी जाती है। जी हाँ, एक फिर से रिपोर्ट छापी जाती है। उसमें लिखा होता है कि कानपुर किले में आगजनी होने के कारण नाना साहब की पुत्री को जलाकर मार डाला गया। जी हाँ, इस रिपोर्ट में ऐसा लिखा होता है कि सबके दिल इतने भावुक हो जाते हैं और सभी लोग उस देवी जैसी लड़की को, उस सुंदर कन्या को प्रणाम करते हैं, क्योंकि उसमें ऐसा लिखा होता है कि कानपुर के किले के अग्निकांड में देवी मैना को जलाकर मार डाला गया। जी हाँ, आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी। उस कन्या ने कितनी बहादुरी के साथ अंग्रेजों का विरोध किया, अपने किले को बचाने का प्रयत्न किया, परंतु वे असफल रही, परंतु उसने हार नहीं मानी। आप समझ सकते हैं कि उस लड़की में कितनी हिम्मत होगी कि वे अकेली निडर इतना कुछ कर सकी वे। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा या अच्छा भी लगा होगा, और आपको पता भी चला कि प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 में हुआ था। तभी हमारे भारत की जो आज़ादी हुई थी उसकी नींव रखी गई थी। और इससे पहले के चैप्टर्स भी हमने बाकी की वीडियो में कवर कर दिए हैं। अगर आपने वे नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर कार्ड में उसका लिंक मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन टेक फिलो।